नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां अगले 1 घंटे तक आज विश्व की सबसे बड़ी खबर से जुड़ी खबरों की दस्तक से आपको हम परिचित कराएंगे। जहां आज आप ये जानेंगे कि तालिबान जो अफगानिस्तान की ऐतिहासिक जीत और संप्रभुता की विजय की बात कहता है, अमेरिका जो अफगानिस्तान में 20 साल के लंबे युद्ध को खत्म करने में ही अपनी जीत मानता है, वहां दरअसल अमेरिका हारा है। तो एक देश और उसके नागरिक हारे हैं। यह अफगानिस्तान की हार है, जहां काबुल के एयरपोर्ट पर अब ऐसे ही अमेरिकी सेना की वर्दी, अमेरिकी सेना के हथियार लेकर तालिबानी आतंकवादी कब्जा जमा चुके हैं। इसी अफगानिस्तान में जहां कभी अपने साम्राज्य का सूरज भी अस्त न होने का तमगा लेकर घूमने वाला ब्रिटेन भी हारा है, जहां सीमाओं के अंधाधुंध विस्तार वाला सोवियत संघ हार कर लौटा है, जहां अब अमेरिका को भी उल्टे पांव लौटना पड़ा है। मतलब यह हुआ कि तीन महाशक्तियां जहां जीत नहीं पाई, वो अफगानिस्तान कैसे 31 अगस्त की तारीख में अपनी हार की दस्तक को महसूस करता है। यह अफगानिस्तान की हार है। आज आप भी इसे देखिए। सबको लगता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की कहानी 20 साल पहले शुरू हुई, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले का बदला लेने अमेरिका अफगानिस्तान आया। लेकिन नहीं, ये कहानी 41 साल पहले शुरू होती है। साल था 1980, महीना था फरवरी का और जगह थी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज़ेबेंग्यू ब्रेजिंस्की ने कदम रखे थे, क्योंकि तब अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को रूस के खिलाफ मदद करने के लिए पहली बार अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी नाक घुसाई थी। Well, that land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right. God is on your side. 4 दशक पहले अफगानिस्तान में अमेरिका ने मुजाहिदीनों को पैसा और हथियार रूस को नेस्तनाबूद करने के लिए दिया। Have you bought many guns? Yes. For Afghanistan? Yes, many guns. How many? About 30,000. 30,000? Yes. That's a lot of rupees. Where does the money come from? This come America. From America? Yes. और अब अफगानिस्तान में 41 साल बाद तालिबानी आतंकियों के हाथ में बंदूक, आसमान की तरफ आतंकी बंदूक की नली और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता काबुल। चारों तरफ गोलियों की बौछार और यह आवाज अफगानिस्तान को आतंक के हाथों सौंप कर चले गए उस सुपर पावर की हार है, जो अमेरिका अफगानिस्तान से हटने की तालिबान की दी डेडलाइन से 12 घंटे पहले जमीन छोड़ देता है और तालिबानी आतंकी संगठन के आगे 10 दिन की और मोहलत तक नहीं अपने लोगों के लिए मांग पाता। There's a lot of heartbreak associated with this departure. We did not get everybody out that we wanted to get out. But I think if we'd stayed another 10 days, Louis, we wouldn't have gotten everybody out that we wanted to get out. तो क्यों ना ये कहें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला देश, जिसके पास सबसे आधुनिक सेना है, सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और सबसे आधुनिक वायुसेना भी, उसका अफगानिस्तान से लौटता जहाज अमेरिका के युद्ध के क्षेत्र में रणछोड़ होने की नई गवाही है। ये बारूदी आतिशबाजी काबुल के आसमान में देर रात ही तालिबान ने करके ये संदेश साफ कर दिया कि अब अफगानिस्तान के आसमान से लेकर जमीन तक जो कुछ होगा तालिबान के मुताबिक होगा। जैसे ही अमेरिका के आखिरी सैनिक के तौर पर मेजर जनरल क्रिस डोनाहू अफगानिस्तान की जमीन छोड़ रहे अमेरिका के आखिरी C-17 विमान में सवार होकर निकलते हैं, तुरंत ही तालिबान की फतेह जवाक यूनिट के आतंकी दाखिल होना एयरपोर्ट के भीतर शुरू हो जाते हैं।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मौलवी साहब دا مجاهدین څه پیغام لري مجاهدین کوم پیغام دی چې ټکان مکه وي تیاری ماري د خراب نه زیاده د مسلمانانو تیاری د الله پاک اشغال ختم کی अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे मान लें कि सब अच्छा होगा, क्योंकि कल यानी पहले जिस अफगानिस्तान में 70 के दशक की शुरुआत में मिस अफगानिस्तान तक चुनी जाती थी, जहां महिलाओं की स्वतंत्रता किसी अन्य देश की तरह आम बात होती थी, उस मुल्क का आज ऐसा बन चुका है जहां अमेरिका की वापसी के बाद अब निर्दोष लोगों को चुनकर मारने की अपनी तालिबानी सजा आतंकवादी मुकर्रर करने लगे हैं, और जहां कल यानी आने वाले वक्त में रोजी रोटी दोनों के लिए नागरिकों को संघर्ष करना पड़ेगा, और तालिबान कहता है कि अब अफगानिस्तान में सब खुश हैं। الحمدلله تر هر څه مخکې باید ووایو چې افغانستان په تمام معنا باندې آزاد او خپلواک سو، او موږ به د کابل د هوایي میدان کنټرول د افغانستان د اسلامي امارت د ځواکونو لاس ته ولوېدی، او ډېر زر به په دې ټول هوایي میدان کې هغه خپل عادي فعالیتونه ډېر زر پیل سي، هم په ملکي برخه کې او هم په نظامی برخه کې। हिंदुस्तानी कहावत है, जबरा मारे और रोवे ना दे, यानी अत्याचारी मारेगा भी और आपको शिकायत करने का मौका भी नहीं देगा। गवाही है ये तस्वीरें जिसमें अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका के लिए ट्रांसलेटर की भूमिका अदा करने वाले एक शख्स को यूं अमेरिका के ही ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लटकाकर तालिबान ने अपनी क्रूरता की भविष्यवाणी कर दी। खींच दी लकीर आसमान में अत्याचार की, जो जमीन पर काबुल एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद कहता है कि सबका सम्मान करेगा तालिबान। شب گذشته 12 شب از افغانستان رفتن و کشور ما استقلال آزادی خود را به دست آورد. این آزادی و این استقلال مربوط به تمام ملت ما میشه و تمام مردم ما در این سهیم هستند که 20 سال بسیار رنج ها و مشقات را متحمل شدن و تمامشان مبارکی میگم و به تمامشان تبریک میگم। तो ये तालिबान की जीत नहीं, अमेरिका की जीत नहीं, बल्कि पूरे अफगानिस्तान की हार है, जहां तालिबानी प्रवक्ता के सबको सुरक्षा देने की बात कहने के कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान के आसमान में अमेरिका के लिए ट्रांसलेटर के तौर पर मदद करने वाले शख्स को हेलीकॉप्टर से हवा में लटकाकर सजा दी जाती है। काबुल एयरपोर्ट पर जहां भीतर तालिबान कदम भी नहीं रख सकता था, अब वहां पर तालिबान की बद्री 313 यूनिट के आतंकी पहुंच चुके हैं। पुरानी पश्तूनी पोशाक वाले तालिबानी आतंकियों से अलग ये दहशत की वो यूनिट है जिनके सिर पर पगड़ी नहीं बल्कि नाइट विजन डिवाइस वाले हेलमेट है, जिनके हाथों में अब AK-47 नहीं बल्कि अमेरिका की घातक M14 असॉल्ट राइफल है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, अमेरिकी फौज जैसा बॉडी आर्मर और पैरों में कॉम्बैट शूज हैं। हालांकि इस तरह के वीडियो तालिबान दिखाकर ये साबित करना चाहता है कि उसने किसी कबीले या आतंकी संगठन को नहीं बल्कि विश्व शक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को डेडलाइन देकर अफगानिस्तान से बाहर किया है। वो अमेरिका जो अब खुद तालिबान को ही अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दुनिया से पाने की छूट दे रहा है। Every step we take will be based not on what a Taliban-led government says, but what it does to live up to its commitments. The Taliban seeks international legitimacy and support. Our message is any legitimacy and any support will have to be earned. मतलब तालिबान के भरोसे अफगानिस्तान कर चुका अमेरिका भले ये कहे कि 20 साल के सबसे बड़े युद्ध को खत्म करके वो वापस लौटा, लेकिन सच ये भी है कि अफगानिस्तान के लोगों को फिर से एक नए युद्ध के मैदान में आतंकियों के सामने झोंककर अमेरिका की वापसी हुई है। आज तक ब्यूरो। सिर्फ 50 साल का इतिहास पलटकर देखें, बहुत ज्यादा पीछे ना जाएं, तभी पता चल जाता है कि अफगानिस्तान को युद्ध का मैदान बनाकर छोड़ने की एक होड़ मची रही, जिसने जैसे चाहा वैसे अफगानियों को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने के लिए इस्तेमाल किया। कम्युनिस्ट शासन से मुजाहिदीन तक, सोवियत संघ से तालिबान तक और फिर अमेरिका से तालिबान पार्ट 2 तक। ये आज की अफगानिस्तान की तस्वीर है, जहां तालिबान है, तालिबानियों की अपनी स्टाइल में जीत हासिल करने की घोषणा है, लेकिन अफगानिस्तान एक देश के तौर पर हारा है जो हमेशा युद्ध का मैदान बनाकर छोड़ा गया। सिर्फ 50 साल का इतिहास अफगानिस्तान का पलट कर देखें तो ये 49 साल पहले अफगानिस्तान की तस्वीर है।
1972 का ये वो साल जब किसी यूरोप के देश की तरह आधुनिकता अफगानिस्तान की पहचान हुआ करती थी। लेकिन 80 का दशक शुरू होने से ठीक पहले 1979 में अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ में मुजाहिदीन यानी जिहाद के नाम पर युद्ध लड़ने वालों के साथ संघर्ष में युद्ध का मैदान अफगानिस्तान बनने लगता है। 1979 में ही दिसंबर में क्रिसमस के वक्त की बात है जब मुजाहिदीन के खिलाफ सोवियत संघ ने अपने मिलिट्री ट्रूप भेजने शुरू कर दिए। यूएसएसआर के प्लेन, हेलीकॉप्टर उतरने लगे। तब बर्फ से ढका था काबुल का एयरपोर्ट। मुजाहिदीनों के खिलाफ जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में एंट्री ली तो 4 महीने के भीतर अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों की मदद रूस के खिलाफ करने के लिए पैसा और हथियार दोनों बहाना शुरू कर दिया। अमेरिका के पैसे से मुजाहिदीन रूस के हेलीकॉप्टर गिराने लगे। जमीन अफगानिस्तान की जख्मी होती, जीतते दूसरे, हारता अफगानिस्तान। 1986 में मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया। अब 21वीं सदी के 21वें साल में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने की तस्वीरों को याद करते हुए देखिए 34 साल पुराना ये वीडियो, जब सोवियत संघ के सैनिक अफगानिस्तान की जमीन छोड़कर जा रहे थे। जनता उनकी विदाई हाथ हिलाकर कर रही थी। सोवियत की जमीन छोड़ने पर भी अफगानिस्तान की जीत नहीं हुई, क्योंकि सोवियत संघ गया तो मुजाहिदीन इस्लामिक देश बनाने लगे। 24 अप्रैल 1992 को काबुल तक जिहाद के नाम पर अपनी धर्म की लड़ाई बताने वाले दहशतगर्द मुजाहिदीनों ने काबुल तक आकर कब्जा कर लिया। ध्यान रखिएगा, यह तालिबान नहीं बल्कि 29 साल पहले अफगानिस्तान के सीने पर आतंक की चढ़ाई करने वाले मुजाहिदीन हैं, जो राष्ट्रपति भवन तक दाखिल हुए तो यूं बेड के गद्दों पर कूदने लगे। लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान में शांति नहीं आई। अफगानिस्तान जीता नहीं, क्योंकि मुजाहिदीन आए तो फिर अफगानिस्तान की हार का जिम्मेदार बने इस्लाम के नाम पर अपनी अपनी सत्ता चलाने की चाहत रखने वाले संगठन, जो अफगानिस्तान की जमीन पर आपस में ही लड़ने लगे। मुजाहिदीन के काबुल तक कब्जे के कुछ ही वर्ष में पाकिस्तान की जमीन से पनपे तालिबान की एंट्री अफगानिस्तान में होती है और 1996 आने तक अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाता है। और एक बार फिर हारता है अफगानिस्तान, जहां बच्चियों की शिक्षा तक पर रोक लग जाती है। जिस अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से लेकर रूस तक को अपनी जमीन से हार कर जाते देखा, वो अफगानिस्तान खुद कभी अपने लिए जीत नहीं पाया। अब दोबारा 20 साल बाद जाकर अफगानिस्तान अपनी ही जमीन पर हार गया, क्योंकि अमेरिका की वापसी ने तालिबान के हवाले अफगानिस्तान कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक पोल कराया, इसमें सिर्फ 40% अमेरिकी लोगों ने ही अफगानिस्तान से सेनाएं वापस बुलाए जाने के बाइडेन के कदम को सही कहा। 3/4 अमेरिकी मानते हैं कि अमेरिकी फौज को तब तक अफगानिस्तान में रुकना था जब तक उनका एक एक नागरिक वहां से वापस नहीं आ जाता। 51% लोगों ने बाइडेन के आर्मी को वापस बुलाने के फैसले को गलत ठहराया है। ये आपस में लड़ेंगे, अभी आपस में बटे हुए हैं, वहाँ ट्राइबल लॉयल्टीज बहुत है। ज्यादातर तालिबान तो पश्तून हैं। पश्तून उनके पास अगर 15 मिलियन है तो पाकिस्तान में 63 मिलियन है। वो दखल डालेंगे। पाकिस्तान में पहले ही गड़बड़ शुरू हो जाएगी। वो तो पश्तून तो पहले ही अपने आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अब और लड़ाई होगी। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज हैं, ताजिक्स हैं, हज़ारा जैसे मैंने मेंशन किया, वो अपनी तरफ खींचेंगे। तो अभी तो ये एक किस्म से सिविल वार की हालत होगी। अमेरिका की सबसे लंबी जंग का अंत बिना किसी जश्न के हुआ है, क्योंकि उस जंग के अंत में भी अमेरिकी सैनिकों की मौत का बोझ है। तालिबान जरूर अफगानिस्तान में अमेरिका को हराने का जश्न काबुल में मना रहा है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितताओं और सुरक्षा के खतरे के बीच में खड़ा अफगानिस्तान खामोशी से खड़ा सोच रहा है कि उसे हासिल क्या हुआ। 1996 के बर्बर तालिबानी या फिर 2021 में आधुनिकता समेटे क्रूरता वाले तालिबानी। आज तक ब्यूरो। गुजरे हुए कल का यानी कि 70 के दशक का अफगानिस्तान स्वतंत्र विचारों वाला रहा। आज का अफगानिस्तान तालिबान के अगले एक हफ्ते में सत्ता स्थापित करने के मंसूबों के बीच डरा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में आने वाले कल भविष्य का अफगानिस्तान कैसा होगा? क्या रोटी के लिए जूझता हुआ, अपने ही पैसे के लिए परेशान और भुखमरी, महामारी, कुपोषण के साथ आतंक की भेंट चढ़ा हुआ? धर्म के नाम पर भले चेहरा ढकने के लिए तालिबान मजबूर कर दे, लेकिन भूख को कोई नहीं ढक सकता। और उसी त्रासदी की तस्वीर है ये।
ये हाथ अफगानिस्तान के हैं, जिनके पेट में जलती भूख की आग काबुल में ही तालिबानी जीत के जश्न के शोरों से कहीं ज्यादा भड़की हुई। लेकिन रास्ता कोई नहीं, हार चुके अफगानिस्तान के पास। अफगानी रोटी के एक एक पैकेट को पाने के लिए छिड़ी इस जंग से बड़ी लड़ाई कौन हो सकती है। जब महिलाएं रोटी के पैकेट हाथ फैलाकर इस गाड़ी के सामने से ले पाती हैं, तो एक बच्चा दिखता है जो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए लड़ने को लाचार छोड़े गए अफगानिस्तानी नागरिकों की भूख के दबाव वाली भीड़ में दब जाता है। बच्चों को गोद में लेकर खाने का एक एक पैकेट पाने के लिए जूझता अफगानिस्तान लेकर कौन जीत लेगा अपनी लड़ाई, फिर चाहे वो धर्म की हो या अधर्म की। अफगानिस्तान के बच्चों को खाने के एक एक दाने के लिए मोहताज बनाकर सत्ता और संप्रभुता की बात करने वाले तालिबान के राज में 31 अगस्त की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है, जहां 72% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 90% आबादी दिन के $2 भी नहीं कमा पाती और 50 लाख से ज्यादा बच्चों पर भूखमरी का संकट माना जा रहा है। हालत ये कि जब अमेरिका समेत 60 से ज्यादा देश अफगानिस्तान की आर्थिक मदद रोक चुके हैं, जब विश्व बैंक भी अफगानिस्तान के मुख्य बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर चुका है, तब अफगानी नागरिक अपना पैसा तक पाने के लिए दिन भर बैंकों के बाहर यूं लाइन में खड़े रहते हैं। तो फिर 31 अगस्त के बाद जब कोई पूछे कि तालिबान जीता या अमेरिका, तो जवाब होगा हार गया अफगानिस्तान। आज तक ब्यूरो। अमेरिका वियतनाम से लेकर सीरिया तक में अपने मिशन में नाकाम रहा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना 1942 के बाद 5 प्रमुख युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकी। अब प्रश्न है क्यों? लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अफगानिस्तान में हार का अमेरिका पर क्या असर होगा? क्या अफगानिस्तान में अमेरिका का सरेंडर उसके वर्चस्व के अस्त होने की एक दस्तक है? अमेरिका बेआबरू होकर अफगानिस्तान से क्या निकला, तालिबान बेरहमी पर उतर आया। ये तालिबानी क्रूरता का वीडियो है जिसमें तालिबान ने कथित अमेरिकी मुखबिर को हेलीकॉप्टर से लटका दिया। तालिबान ने इस कोहराम के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक का इस्तेमाल किया, यानी तालिबान ने अमेरिका को संदेश देने के लिए उसके ही कथित मददगार को अमेरिकी हथियार से ही निशाना बनाया और हेलीकॉप्टर से लटकाकर मार डाला। अमेरिका ने 31 अगस्त तक किसी भी हाल में अफगानिस्तान छोड़ने का वादा किया था, जिसे उसने 24 घंटे पहले पूरा कर दिया। लेकिन तालिबान अपने वादे से मुकर गया और उसने एक बार फिर अपना क्रूरतम चेहरा दिखा दिया। तालिबान ने कहा कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ेगा, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह अमेरिकी सेना के कथित मददगार को तालिबानियों ने हेलीकॉप्टर से लटकाकर मार डाला और उसका बाकायदा प्रदर्शन भी किया। सवाल यह है कि अफगानिस्तान की हार का अमेरिका पर असर क्या होगा? अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि इस सबसे कितनी प्रभावित होगी? क्योंकि तालिबान ने जिस तरह से अमेरिकी वापसी का जश्न मनाया, अमेरिका के जाते ही काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा किया, उसके हथियारों को अपने कंट्रोल में लिया, उसने अमेरिकी छवि को गहरी चोट पहुंचाई है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक तस्वीर जारी की और दुनिया को अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक से मिलवाया। अमेरिकी सेना ने बताया कि ये मेजर जनरल क्रिस डोनाहू, जो अमेरिका के लिए काबुल से निकल रहे आखिरी C-17 विमान में सवार हो रहे हैं। जैसे ही अमेरिका का अंतिम विमान रवाना हुआ, काबुल एयरपोर्ट और काबुल की सड़कों पर तालिबान ने गोलियां दागकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। 20 साल पहले अमेरिका भले ही अलकायदा के खात्मे के लिए अफगानिस्तान आया हो, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उसका असल मकसद सेंट्रल एशिया में चीन और रूस के दखल पर लगाम लगाना था, लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम रहा। चीन, रूस, पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में पैठ बढ़ाने के लिए तालिबान के साथ एक हो गए हैं, जिसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। चीन की नजर अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर है, जिसके लिए वो तालिबान को मान्यता दे चुका है, तालिबान के नेताओं से मिल चुका है और अब खुलकर तालिबान की तरफदारी करना भी शुरू कर दिया है। चीन ने अमेरिका को तालिबान की मदद करने की नसीहत दी। चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बात की और कहा कि अफगानिस्तान की पूरी स्थिति बदल गई है। ऐसे में सभी पक्षों का तालिबान से संपर्क करना और इसे सक्रिय रूप से राह दिखाना आवश्यक हो गया है। चीन यही नहीं रुका और उसने अमेरिका को आतंकवाद और हिंसा से लड़ने में अफगानिस्तान की मदद के लिए कदम उठाने की नसीहत भी दी। लेकिन जो तालिबान दुनिया में आतंक का पर्याय हो,
उस पर चीन की तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा गया। चीन को ये ताकत अमेरिकी कमजोरी की वजह से मिली, जो तालिबान की ताकत भांपने में नाकाम रहा। इसी बात पर जो बाइडेन घर में ही गिर गए हैं। It's a terrible time for our country. I don't think in all of the years our country has ever been so humiliated. I don't know, would you call it a military defeat or a psychological defeat? There's never been anything like what's happened here. And that's not what it's all about. It's a great thing that we're getting out, but nobody has ever handled a withdrawal worse than Joe Biden. This is the greatest embarrassment, I believe, in the history of our country. काबुल में जिस तरह से खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बावजूद आतंकवादी हमला हुआ और अमेरिकी सैनिक मारे गए, उसने अमेरिकी सेना पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। चीन इसका जमकर फायदा उठा रहा है, जबकि अमेरिका अफगानिस्तान से आने वाली ताज़ा तस्वीरों से घिरता जा रहा है। ये देखिए, जैसे ही अमेरिका का आखिरी विमान काबुल से उड़ा, तालिबानी लड़ाके आधी रात में ही काबुल एयरपोर्ट के भीतर दाखिल होने लगे। Thanks be to Allah. The planes are all parked there. We have entered the ground of the airport. There is no problem. My message is to have no worries. Everything is going fine. अब तालिबानी बद्री 313 फोर्स के कमांडो को आप काबुल एयरपोर्ट के हैंगर में दाखिल होते हुए देख सकते हैं, जो वहां खड़े चिनूक हेलीकॉप्टर को नजदीक से देखने लगे। We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over. अमेरिका की सबसे ज्यादा आलोचना इन तस्वीरों की वजह से हो रही है, जिसमें काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हेलीकॉप्टर अब तालिबान के हाथ में चले गए हैं। अमेरिका यहाँ अपनी दर्जनों फौजी गाड़ियां भी छोड़ गया है। अब इन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो इन विमानों को खराब करके घर लौटा है। अमेरिका भले इन हथियारों को बेकार कर गया हो, लेकिन जाने अनजाने में इसका फायदा चीन को होगा, जिसे इन्हें इस्तेमाल लायक बनाने की जिम्मेदारी तालिबान सौंप सकता है। चीन रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर है, तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान अमेरिका का सरेंडर उसकी छवि और रुतबे को गहरी चोट पहुंचाएगा। अमेरिका 20 साल तक यहाँ प्रयास करता रहा। ये सबसे लंबा युद्ध था अमेरिकी भूमि के बाहर अमेरिका का। 20 साल तक प्रयास करता रहा और उस प्रयास के बावजूद अमेरिका को कुल मिलाकर लेखा जोखा करें, तराजू में तोले तो कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। और इसके साथ ही जिस तरह से अमेरिका अपने हथियार, अपने बड़ी बड़ी तोपें और चीज़ें छोड़ करके वहाँ से जल्दी में गया है, बिना अफगानिस्तान के सत्तांतरण की एक प्रक्रिया पूरी करने की। कहीं भी मिलिट्री आती जाती है तो एक प्रक्रिया के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण होता है, विड्रॉल होता है। वो प्रक्रिया नहीं की गई। इससे अब अमेरिका सुपर पावर के बजाय मिनी पावर, जैसा कि साले ने कहा, वो बनने की कगार पर। चीन के लिए अफगानिस्तान के हालात लॉटरी निकलने जैसे हैं, क्योंकि अमेरिका के निकल जाने से चीन को अफगानिस्तान के जरिए खाड़ी के देशों में जाने का रास्ता मिल जाएगा। अमेरिका से तनाव में चीन की सबसे बड़ी चिंता उसकी एनर्जी सप्लाई को लेकर थी। दक्षिण चीन सागर में पहले ही अमेरिका ने चीन की घेराबंदी की हुई है, इसीलिए चीन अफगानिस्तान के जरिए खाड़ी के देशों तक पहुँचना चाहता है। तालिबान से समझौता करके चीन इस काम को अंजाम दे सकता है, क्योंकि चीन अफगानिस्तान होते हुए ईरान पहुँचेगा और सीधे फारस की खाड़ी से जुड़ जाएगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका का मिशन अफगानिस्तान फेल हो गया। अब सवाल ये है कि इस चुनौती से अमेरिका आखिर निपटेगा कैसे। आज तक भी अमेरिका अब अफगानिस्तान से बाहर जा चुका है। तालिबान से लेकर अलकायदा तक के आतंकवादियों पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं बचा है, और तालिबान भी साफ कह चुका है कि आज के बाद अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमला उसे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जानकार विशेषज्ञ ये बताते हैं और मानते हैं कि अमेरिका की विदाई से अफगानिस्तान आतंक और आतंकवाद का एक बहुत बड़ा अड्डा बन जाएगा। क्या अमेरिका पर फिर से 9/11 जैसा हमला हो सकता है? ये सवाल नहीं है, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का वो डर है जिसने उसकी नींद उड़ा दी है। ऐसा क्यों है, अब उसका बड़ा सबूत देखिए। जिस अफगानिस्तान में तालिबान की इच्छा के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ देखिए सफेद रंग की SUV के लिए तालिबान के आतंकवादी कितनी फुर्ती से रास्ता साफ करवा रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसका जवाब इस गाड़ी में बैठा ये शख्स है, जो हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन कर रहा है।
जैसे ही अपनी गाड़ी का शीशा खोलता है, लोग इसका हाथ चूमने लगते हैं। इस शख्स का स्वागत ऐसा होता है मानो ये कोई बड़ा आदमी हो, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कौन है जिसकी सुरक्षा में न सिर्फ तालिबान के आतंकवादी लगे हुए हैं, बल्कि इसका काफिला इसके वीवीआईपी होने का एहसास करवा रहा है। अफगानिस्तान में खूंखार आतंकवादियों की घर वापसी होना शुरू हो गई है। अफगानिस्तान में अलकायदा का प्रमुख नेता अमीन उल हक नांगरहार राज्य के अपने गांव में लौट चुका है। अमीन उल हक अलकायदा के पूर्व मुखिया ओसामा बिन लादेन का सहयोगी रहा है। अमीन उल हक को अमेरिका ने साल 2001 में ग्लोबल आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किया था, जिसके अफगानिस्तान लौटने से अलकायदा मजबूत होगा। ओसामा बिन लादेन को भले ही अमेरिका ने 10 साल पहले मार गिराया हो, लेकिन उसके करीबी का रुतबा अफगानिस्तान में रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। इन्हीं तस्वीरों ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को परेशान कर दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वेलेस पहले ही कह चुके हैं कि तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान अलकायदा जैसे आतंकवादियों के लिए स्वर्ग साबित हो सकता है। इससे वहाँ पर अलकायदा की वापसी भी हो सकती है। हाल के सालों में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट भले ही कमजोर पड़े हों, लेकिन वे अब भी सक्रिय हैं और बदली हुई परिस्थितियों में वो फिर से मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में बढ़ने वाली धार्मिक कट्टरता उन्हें खाद पानी मुहैया करवाएगी। अफगानिस्तान में आतंक के खेल में फिलहाल तालिबान सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। इसके बाद अलकायदा का नंबर है, जो अलग अलग देशों के जिहादियों का एक समूह है और अपने नेटवर्क को फिर से खड़ा करना चाहता है। इस्लामिक स्टेट भी कुछ ऐसा ही है, जिसका मकसद सारी दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना है। लेकिन फिर भी वो अलकायदा तालिबान का दुश्मन है, मगर तालिबान का कट्टर शासन उसकी ताकत में इजाफा ही करेगा, जिसका असर आसपास के देशों के अलावा सारी दुनिया पर होगा। तालिबान का असर तो जरूर पड़ेगा कहीं न कहीं। अब कहाँ पड़ेगा? कितना अमेरिका पे पड़ेगा, कितना रूस पे पड़ेगा, कितना चीन पे पड़ेगा, क्या पता। तालिबान के राज में सारी दुनिया अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए फिक्रमंद है, लेकिन तालिबान की सोच किस तरह से सारी दुनिया की महिलाओं के लिए खतरा बन गई है, उसका एहसास आपको पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी करवाएंगे, जो खुलकर तालिबान की वकालत में लग गए हैं। तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीजें बड़ी जबरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीजें नजर आ रही हैं। ये लेडीज को काम करने की इजाजत, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाजत है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में बोर्ड की सिचुएशन चेंज है। शाहिद अफरीदी का बयान उस वक्त आया है जब सारा पाकिस्तान अपनी एक बेटी के सार्वजनिक शोषण से हैरान है। 14 अगस्त को लाहौर में सैकड़ों लोगों की एक भीड़ एक टिकटॉक स्टार को देखकर जानवर बन गई और भीड़ ने उसके कपड़े फाड़ दिए। इस घटना से सारे पाकिस्तान में खूब हंगामा हुआ, लेकिन इस वारदात की सोच के लिए जिम्मेदार लोगों का बचाव करना पाकिस्तान में फैशन बन गया है। असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। पाकिस्तान से आने वाले ऐसे ही सुरों ने दुनिया समेत भारत को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि तालिबान के आने और पाकिस्तान में कट्टरता बढ़ने से वहाँ पर पल रहे आतंकवादी संगठनों का हौसला बढ़ेगा, जो इस्लाम के नाम पर दुनिया को जला सकते हैं। आतंकवाद आप सिर्फ नेबरहुड में फैला सकते हो, क्योंकि बाहर मुल्कों में इन हथियार को ले जाना आसान नहीं है। कहीं भी आप एंट्री करोगे, हथियार तो आपको वैसे भी मिल जाते हैं। पहले भारत पर इन्होंने जब आतंकवाद बढ़ाया था जिहादिस्ट ने 1991-92 में सोवियत यूनियन के निकलने के बाद, हथियार तो उस वक्त भी कम नहीं थे। पाकिस्तान की फौज देती थी इनको, आज भी दे सकती है। पिछले कुछ दिनों में सारी दुनिया अफगानिस्तान में तालिबान राज का ट्रेलर देख चुकी है। अमेरिका वहां से जा चुका है और आतंक को खुली छूट मिल गई है। आज तक ब्यूरो। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।